हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला OECD प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने जो प्रिंसिपल्स दिए, जो असूल बताए कॉरपोरेशंस को गवर्न करने के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उन प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि OECD है क्या। OECD स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन 14 दिसंबर 1960 को एस्टेब्लिश की गई 18 यूरोपियन नेशंस की तरफ से, जिसमें इनके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल था और कनाडा भी शामिल था। इट हैज़ एक्सपेंडेड ओवर टाइम टू इंक्लूड मेंबर फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन। बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसमें साउथ अमेरिका के जो इलाके हैं वो भी शामिल हो गए और फिर एशिया पैसिफिक रीजन की कुछ कंट्रीज़ भी इस OECD में शामिल हो गई। इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज़। जो दुनिया की ताकतवर तरीन मईशत के हामिल ममालिक थे वो इसमें शामिल हो गए। मकसद क्या था OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मकसद ये था कि एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया जाए जो कि गोल्स डिफाइन करे इन शेप ऑफ पॉलिसीज़ दैट फॉस्टर प्रॉस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी एंड वेल बीइंग फॉर ऑल। जो इसके मेंबर ममालिक हैं, उसमें काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरक्की को बढ़ाने के लिए, उसमें बराबरी लाना, उसके लिए मौके पैदा करना और ममालिक के फ़ायदे के लिए, वेल बीइंग के लिए काम करना, ये इसका मकसद था OECD ऑर्गेनाइजेशन का। ओवर द ईयर इट हैज़ डेल्ट विद द रेंज ऑफ इश्यूज़। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसको डिफरेंट इश्यूज़ जो हैं वो डील करने पड़े। डिफरेंट इश्यूज़ को इसने हैंडल किया, मैनेज किया, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ मेंबर कंट्रीज़ को रेज़ करना ताकि वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। और ये कैसे किया गया? ये ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट से किया गया। ऑर्गेनाइजेशंस में अराइज़ होने वाले जो इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व करके ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की को फॉस्टर किया गया। कंट्रीब्यूटिंग द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और दुनिया में तिजारत जो है वो बढ़ाई गई इसकी मदद से। एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और इसका मकसद ये था वो मुआशी तौर पर जो ममालिक थे उनको स्टेबल बनाना था, मुस्तहकम बनाना था। तो बेसिकली इसका मकसद ये था जी ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट होने वाले जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन में जो अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े बड़े फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल स्कैंडल्स हो रहे थे, माली बदउनवानियाँ थी, माल प्रैक्टिसेस थी, उनको रोका जाए। ऐसा एक सिस्टम दिया जाए, ऐसे रूल्स बनाकर दिए जाएं जिनको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करें और फिर ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन इंतज़ामी लिहाज से बेहतर हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के इंतज़ामात जो मैनेजमेंट है वो बेहतर बनाना इसका मकसद था। तो इसने 2003 में OECD ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन बताई गई कि किस तरह इंतज़ामी तौर पर आप बेहतरी ला सकते हैं, आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, रेड टेपिज़म को स्मार्ट टेपिज़म में बदलना। ये एक आर्टिकल शाया किया गया OECD की तरफ से, रिपोर्ट शाया की गई मेंबर कंट्रीज़ के लिए, वाज बेस्ड ऑन केस स्टडीज़, जो कुछ कंट्रीज़ के जो केस स्टडीज़ थे उन पर बेस करता था। मकसद इसका ये था जी एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस देना, इंतज़ामी कवानीन देना कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ये कवानीन लागू करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो प्रॉस्पर हों, जल्दी से तरक्की करें, उनमें ट्रांसपेरेंसी आए, वो फाइनेंशियल हेल्थ उनकी बेटर हो जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेंगे तो जाहिर सी बात है वो मुल्क तरक्की करेगा, उसकी मईशत बेहतर होगी, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। तो अगर मैं समरी बताऊँ तो OECD का मतलब ये है जी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मकसद ये है कि एक ऐसा सिस्टम देना ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस को बेहतर बना सकें, एडमिनिस्ट्रेटिवली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकें, उनको हैंडल कर सकें, उनको अराइज़ होने से रोकें, ऑर्गेनाइजेशन ताकि जल्दी से तरक्की करे और उस मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो। तो OECD ने फिर क्या किया, OECD ने कुछ कोड्स बताए, प्रिंसिपल्स बताए
तरीक़ाकार बताया, लाहे अमल बताया कि आप किस तरह कंपनीज़ को गवर्न कर सकते हैं, उसके कुछ असूल बताए जिनको हम लिमिट कर रहे हैं ऑडिट एंड अश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंबाइंड कोड्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस के हवाले से बनाए गए कोड्स, कवानीन, रूल्स, असूल, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड बताए गए भाई कि कॉरपोरेशंस में जो प्रैक्टिसेस है ना वो कैसे होनी चाहिए, उसका म्यार बताया गया। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो कंबाइंड कोड्स हैं जो OECD ने बना कर दिए कि ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉरपोरेशंस को इस तरह गवर्न करना है, वो 5 पर्सपेक्टिव से हम उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि OECD प्रिंसिपल्स बोर्ड कंपोजिशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन के हवाले से क्या कहते हैं। OECD प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, उनके रिम्यूनरेशन के बारे में क्या कहते हैं। OECD प्रिंसिपल्स अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं। रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स, रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, ये वो 5 पर्सपेक्टिव हैं जिनके हवाले से OECD ने अपने असूल शाया किए, बेस्ट प्रैक्टिसेस शाया की कि ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि वो इन असूलों को फॉलो करें ताकि वो अपने सिस्टम को वेल रेगुलेटेड बना सकें, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और इस बुनियाद पर शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो असूल बताए OECD ने बोर्ड कंपोजिशन के हवाले से, बोर्ड की तश्कील के हवाले से। OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक कॉरपोरेशंस को गवर्न करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। अगर हम ये कहें कि बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के हर फैसले का तो गलत नहीं होगा। तो बोर्ड कंपोजिशन के हवाले से OECD प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। OECD प्रिंसिपल्स कहते हैं नहीं, बोर्ड शुड बी इफेक्टिव, देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव बोर्ड। इफेक्टिव बोर्ड का मतलब है बोर्ड सिर्फ फैसले करने के लिए ना हो, ऑल इन ऑल ना हो कि भाई वो जो कर दे कह दे वो होना चाहिए और वो हो जाए और हम कहें नहीं बस यही बोर्ड का मकसद था। नहीं, बोर्ड को ज़िम्मेदार होना चाहिए। बोर्ड के जो मेंबर्स हैं दे मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द कंपनी एज वेल एज फॉर द फेलियर ऑफ कंपनी। बोर्ड सिर्फ फैसले करने के लिए ना हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की हर सक्सेस और हर फेलियर का ज़िम्मेदार हो। मतलब बोर्ड को ज़िम्मेदारी दी जाए, उस पर डाली जाए जिम्मेदारी कि अगर कंपनी में सक्सेस हासिल होती है तो वो भी आपकी वजह से है, और अगर कंपनी कभी नाकाम हो जाती है, कंपनी में नुकसान होना शुरू हो जाता है तो बोर्ड को उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए। बोर्ड को पता हो भाई कि उनकी ज़िम्मेदारी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की सक्सेस भी और फेलियर भी। ये नहीं कि सक्सेस की वो जो क्रेडिट है वो खुद ले लें और जो फेलियर है उसको किसी और पर डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। OECD प्रिंसिपल्स के मुताबिक बोर्ड ज़िम्मेदार है कंपनी की सक्सेस और फेलियर के लिए। देन क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बोर्ड के मेंबर्स के पास अनफेटर्ड पावर्स ना हों, लामहदूद इख्तियारात ना हों, बल्कि बोर्ड के मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इख्तियारात हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं वो क्लियरली डिवाइड होनी चाहिए, डिफ़ाइन होनी चाहिए। पता हो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दायरा कार क्या है, जुरिस्डिक्शन क्या है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो डिवाइड नहीं की जाएंगी, डिफ़ाइन नहीं की जाएंगी, तो इसका मतलब है उनके पास अनफेटर्ड पावर्स होंगे, वो जो चाहेंगे कर सकते होंगे, जो कि OECD जो है वो डिस्करेज करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सुप्रीम पावर्स, अनफेटर्ड पावर्स नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड जो अथॉरिटी है वो होनी चाहिए। थर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से वो OECD का प्रिंसिपल ये है, बैलेंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बैलेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब है तवाज़न हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। किस लिहाज से तवाज़न हो जी? इक्वल नंबर ऑफ एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। अगर आप ट्रेडिशनली देखें और अभी भी पाकिस्तान में भी आप प्राइवेट कंपनीज पर्टिकुलरली ले लें, पब्लिक कंपनीज भी बहुत सी ऐसी हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर सिर्फ एग्जेक्टिव होते हैं। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स में से कुछ को
वोटिंग के ज़रिए डायरेक्टर बना दिया जाता है। वही कंपनी के सारे फैसले करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, कंपनी की सारी जिम्मेदारियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये उन्हीं के सर पे होती हैं। ये होते हैं कंपनी के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, कि भाई ये शेयर होल्डर हैं, इनके पास मेजर शेयर होल्डिंग है, इसलिए वोटिंग के ज़रिए या वैसे ही इनके जो शेयर होल्डिंग्स हैं, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डिंग्स ज़्यादा होने की वजह से इनको डायरेक्टर बना दिया जाता है। जैसे आप देखें, यूजुअली वही MNAs MPs होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, या जैसा पाकिस्तान आज़ाद करने के बाद जो कायद आज़म को इख्तियार मिल गया, लियाकत अली ख़ान को इख्तियार मिल गया, या बाकी जो अथॉरिटीज़ थी, क्योंकि उन पर लोग रिलाई करते हैं और हक़ भी उनका बनता है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाने में बड़ी जिद्दोजहद की। इसी तरह कंपनी बनाने में जो एफ़र्ट करते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं, आमतौर पर वही डायरेक्टर बन जाते हैं। अब इनको कहते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, कि ये वो हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, ये कंपनी के डे टू डे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी फुलफ़िल करते हैं। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, ना ही ये कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। इनकी कोई डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती कि इन्होंने सुबह से शाम तक ये ऑपरेशंस, ये टास्क परफॉर्म करने। दे आर जस्ट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये इनको इनके एक्सपीरियंस की बेस पर, इनके न्यूट्रल होने की बेस पर, इनके इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होने की बुनियाद पर, इनकी टेक्निकल नॉलेज होने की बुनियाद पर, एक्सपर्ट होने की बुनियाद पर इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बनाया जाता है। मेन मकसद इनका ये होता है कि ये मॉनिटर करें और चेक एंड बैलेंस रखा जाए एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स पर, कि कहीं एग्जेक्टिव डायरेक्टर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए फ़ैसले ना करें, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मर्ज़ी से ना चलाएं, बल्कि वो बाकायदा कंसेंसस के साथ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर के मुशावरत से उनकी हतमी मंजूरी के बाद फ़ैसले करें। तो आप ये समझ लें कि नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो हैं ये सिर्फ इसलिए अपॉइंट किए जाते हैं कि शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, कि शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रोटेक्शन हो। एक न्यूट्रल पार्टी एज अ नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को अपनी मनमानी ना करने दे, बल्कि फ़ैसले जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जब पास हों तो उसमें नॉन एग्जेक्टिव की कॉन्सेंट भी शामिल हो। और यूजुअली नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का मकसद, जैसे मैंने बताया, कि वो प्रोटेक्ट करना है शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टमेंट को, और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स को उनकी मनमानी करने से रोकना है। तो बैलेंस का मतलब इक्वल नंबर होगा ना अगर एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स में, तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स का इख्तियार अपनी मर्ज़ी से फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे। उन्हें किसी भी फ़ैसले को करने के लिए नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की राय भी लेनी पड़ेगी। फिर देखा जाएगा किस तरफ वोट ज़्यादा हैं, फिर वो फ़ैसला कर लिया जाएगा। तो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स आर दोज हु हैव नो डे टू डे ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर द कंपनी नॉर द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, ना वो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। तो OECD के प्रिंसिपल ये रिकमेंड करते हैं कि कंपनी में एग्जेक्टिव डायरेक्टर तो होते ही हैं, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स भी होने चाहिए, और फिर तादाद बराबर होनी चाहिए ताकि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना कर सकें। फोर्थ प्रिंसिपल बोर्ड कंपोजिशन के हवाले से इंडक्शन ऑन ज्वाइनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बेस पर या अपनी मेजर शेयर होल्डिंग्स की बेस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं, लेकिन इस बात को रियलाइज़ करना कि उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर। तो इस वजह से ज़रूरी है कि जब भी कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर बने उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इंडक्शन, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जाए, उन्हें सिखाया जाए कि भाई एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें इन जिम्मेदारियों को किस तरह परफॉर्म करना है। देन री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। ऐसा ना हो कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बार डायरेक्टर बन गया है और वो अपनी ज़िंदगी तक, जब तक ज़िंदा है तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रॉड करने की, पर्सनल बेनिफिट लेने की, अपना इख्तियार चलाने की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो इलेक्शन हैं वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल, मतलब एक टाइम पीरियड तय कर ले जाए, यूजुअली 4 इयर्स का टाइम होता है,
हर 4 ईयर के बाद लाजमी दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं और उसमें नए लोगों को मौका दिया जाए कि वो भी डायरेक्टरशिप के लिए नॉमिनेट हों। देन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, किसी को प्रेफरेंस की बेस पर, नेपोटिज्म की बेस पर, या एक ग्रुप ना बन जाए ऑर्गेनाइजेशन में कि जो बार बार वही इलेक्ट होता रहे और वो अपने फ़ायदे के लिए ही फैसले करते रहें। तो अगर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा तो हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी कि वो भी डायरेक्टरशिप के लिए नॉमिनेशन पेपर जमा करवा सकता है, वो डायरेक्टर इलेक्ट हो सकता है। तो इस तरह सब पर ये बर्डन होगा, सब पर एक तरह से प्रेशर होगा कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में वो अपॉइंट हों दोबारा से। तो बोर्ड और डायरेक्टर्स के हवाले से OECD के ये प्रिंसिपल्स हैं कि बोर्ड को सक्सेस और फेलियर का ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए, बोर्ड की मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होनी चाहिए, कोई एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की तादाद बराबर होनी चाहिए, बोर्ड और डायरेक्टर की बाकायदा ट्रेनिंग की जाए, उनके री इलेक्शन करवाए जाएँ और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो बोर्ड और डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का। तो OECD के प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए हैं जी बोर्ड और डायरेक्टर्स के हवाले से, बोर्ड कंपोजिशन के हवाले से। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिगार्डिंग रेम्यूनरेशन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ये जो प्रिंसिपल्स OECD ने दिए, ये लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, उनके रेम्यूनरेशन के बारे में OECD प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। तो OECD प्रिंसिपल्स की रिकमेंडेशन ये है जी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, उनकी रेम्यूनरेशन सफिशिएंट होनी चाहिए टू अट्रैक्ट, अच्छी रेम्यूनरेशन पे करें ताकि वो किसी अनफेयर मीन से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, वो दिल लगाकर, विजिलेंट होकर, डिटर्मिनेशन से काम करें। और ऐसा तब मुमकिन होगा जब आप उनको उनकी मेहनत का रिवॉर्ड देंगे, अच्छी सैलरीज देंगे। बट अवॉइड पेइंग मोर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन पर एक तो बर्डन भी हो उनकी सैलरीज के मद में, और दूसरा ये ना हो कि लोग इनकम्पिटेंट, जिनमें कम्पिटेंसी नहीं है, इनकम्पिटेंट लोग भी ज़्यादा सैलरी की लालच में किसी ना किसी तरह कोशिश करें कि उन्हें जॉब मिल जाए, उन्हें मैनेजमेंट की पोस्ट मिल जाए, उन्हें डायरेक्टरशिप मिल जाए। तो सिर्फ पैसे की लालच भी ना हो, इतने ज़्यादा भी पे नहीं करना कि लोग लालच की वजह से, पैसों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहें किसी भी शक्ल में। लेकिन रेम्यूनरेशन सफिशिएंट होनी चाहिए कि लोगों में अट्रैक्शन हो इस जॉब के हवाले से। देन OECD प्रिंसिपल्स कहते हैं जी रिवॉर्ड सबके यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए, एक जैसे रिवॉर्ड ना सबको दिए जाएं, एक जैसे बेनिफिट्स ना दिए जाएं। लिंक रिवॉर्ड विद परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड का ताल्लुक कारकर्दगी के साथ होना चाहिए, परफॉर्मेंस के साथ होना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस के साथ होगा तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन इससे ज़्यादा प्रॉस्पर करेगी, ज़्यादा तरक्की करेगी। हर कोई कोशिश करेगा कि वो बेटर परफॉर्म करे ताकि वो बेटर रिवॉर्ड हासिल कर सके। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं जी रेम्यूनरेशन के हवाले से जो OECD ने बताए। तो जैसे मैंने बताया कि 5 डायमेंशंस को हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट डायमेंशन थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपोजिशन, वो हमने डिस्कस कर ली। रेम्यूनरेशन को डिस्कस कर लिया। अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट, OECD के प्रिंसिपल्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स जो अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। OECD प्रिंसिपल ये कहते हैं कि कंपनी शुड प्रेजेंट बैलेंस एंड अंडरस्टैंडेबल असेसमेंट ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस। कंपनी को अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, अपनी जो माली तफसीलात हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो बड़ी बैलेंस्ड का मतलब ये है वो बाइस्ड ना हो, किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना हो, झूठ ना हो उसमें, वो अनट्रू ना हो, अनफेयर ना हो, बैलेंस्ड हो, जो हकीकत को जाहिर करें। बैलेंस मतलब न्यूट्रल हो, हकीकत पर मबनी हो। एंड अंडरस्टैंडेबल मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो रीडर्स के लिए रीडेबल हों, अंडरस्टैंडेबल हों, वो आसानी से उन्हें समझ सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से प्रेजेंट की जाए फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, कि जो रीडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें, पढ़ सकें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिजल्ट्स जो हैं उनकी असेसमेंट कर सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर डिसीजंस कर सकें। देन कंपनी शुड प्रेजेंट
कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़ी बैलेंस्ड, फेयर, न्यूट्रल, ट्रू स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी चाहिए और आसान, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल, काबिल फ़हम तरीके से उनको स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि रीडर्स उसकी बेस पर आसानी से अच्छे डिसीजंस कर सकें। देन OECD प्रिंसिपल ये रिकमेंड करते हैं कि कंपनी शुड हैव स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लोगों को ये इजाज़त ना हो कि वो ज़ाती फ़ायदे के लिए कोई काम करें या अपनी मर्ज़ी कर सकें, अपनी मनमानी कर सकें। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए जिनको फॉलो करना सबके लिए लाजमी हो। स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसी तरह वर्क करे जैसा कि मैनेजमेंट चाहती है। तो कंपनी शुड हैव स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। थर्डली, कंपनी शुड कंडक्ट एनुअल एक्सटर्नल ऑडिट। OECD प्रिंसिपल ये रिकमेंड करते हैं कि कंपनी को सालाना ऑडिट करवाना चाहिए, एनुअल ऑडिट ज़रूर करवाना चाहिए। फोर्थ और लास्ट है, कंपनी शुड हैव एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप विद ऑडिटर। कंपनी के अपने ऑडिटर के साथ एप्रोप्रिएट रिलेशंस होने चाहिए। अब ये एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप का मतलब क्या है? आपको याद होगा हमने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़े थे। 5 फंडामेंटल प्रोफेशनल एथिक्स है, 101, 102, 103, 104 एंड 105, जिसमें हमने पढ़ा जी प्रोफेशनल एथिक्स ये हैं जी ऑडिटर के, इस प्रोफेशन के, कि वो ऑनेस्टी से, स्ट्रेट फॉरवर्ड से होकर इंटेग्रिटी से काम करे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी से काम करें, प्रोफेशनल ड्यू केयर से काम करें, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी से काम करें। फिर हमने ये पढ़ा था कि इन थ्रेट्स को, इन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इनको थ्रेट्स हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, इंटीमिडेशन थ्रेट है, एडवोकेसी थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है कि अश्योरेंस फर्म और अश्योरेंस क्लाइंट, ऑडिटर और कंपनी के लोगों के दरमियान या ऑडिटर और कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है एक दूसरे को, या सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है कि आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले भी कुछ सर्विस ली होती है, दोबारा आप उसे एक्सटर्नल ऑडिट करवा लेते हैं। इसी तरह एडवोकेसी थ्रेट्स है। वो सारे क्या थे? इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। जब आपके ऑडिटर से इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप होंगे ना, मतलब ऐसे रिलेशनशिप जिसकी वजह से वो अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है उनको फॉलो नहीं कर पाता, तो वो जो हमने थ्रेट्स पढ़े थे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उनको ज़रूर दोबारा से देखें आप, वीडियो भी है यूट्यूब पर, थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से। उसमें हमने थ्रेट्स पढ़े थे, थ्रेट्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। वो थ्रेट्स ये बताते हैं कि वो वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर ऑडिटर जो है वो प्रोफेशनल एथिक्स को शो नहीं करता। वो थ्रेट्स ये बताते हैं कि ऑडिटर का कंपनी के साथ इनएप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब ताल्लुक़, ऑडिटर को एंडोर्स करता है कि वो ऑनेस्टी ना शो करे, वो इंडिपेंडेंस ना शो करे, वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ना शो करे। तो उन थ्रेट्स को हैंडल करना है। दैट रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड एप्रोप्रिएट रिलेशन। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ऑडिटर आज़ाद होकर ऑनेस्टी के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन दे सके, इंडिपेंडेंस, आज़ादी के साथ अनबायस्ड होकर काम कर सके, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपनी के राजों को राज रख सके, रेलेवेंट नॉलेज और स्किल्स का इस्तेमाल करें, जो रेलेवेंट लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करें। ऐसा रिलेशनशिप कहलाता है एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप। तो OECD प्रिंसिपल रिकमेंड करते हैं कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए, ऑडिटर के साथ एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप होना चाहिए और कंपनी को सालाना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूट्रल वे में ट्रू एंड फेयर पिक्चर उनकी प्रेजेंट करनी चाहिए। तो OECD के प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जो कॉरपोरेशंस को गवर्न करने के हवाले से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। बोर्ड कंपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा, रेम्यूनरेशन के हवाले से क्या प्रिंसिपल्स हैं इनको डिस्कस किया, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट के हवाले से क्या OECD प्रिंसिपल्स हैं इनको हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द फोर्थ डायमेंशन, रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स।
OECD प्रिंसिपल्स क्या रिकमेंड करते हैं कि कंपनी का अपने शेयर होल्डर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कॉरपोरेशन में यूजुअली क्या होता है जी, शेयर होल्डर्स को कंपनी में रूटीन डिसीजन करने में, फैसले करने में, काम करने की इजाज़त नहीं होती। कंपनी की डायरेक्टर्स जो हैं वो सारे फैसले करते हैं। तो शेयर होल्डर्स का एतमाद जीतने के लिए, शेयर होल्डर के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए OECD प्रिंसिपल्स रिकमेंड करते हैं कंपनी शुड डायलॉग विद शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को आप इंस्ट्रक्ट ना करें, उन पर इम्पोज ना करें, उन्हें ये ना बताएं हमने ये फैसले कर लिए हैं, बल्कि उनसे डायलॉग करें, बातचीत करें, उन्हें एतमाद में लें, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी एतमाद की फ़िज़ा पैदा करें, कंसल्टेशन, उनसे मुशावरत की जाए। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर को ये ना बताया जाए कंपनी ने ये फैसले किए हैं, बल्कि शेयर होल्डर से राय ली जाए, कंसल्टेशन की जाए, उनकी बाहमी रजामंदी के साथ फैसले किए जाए। दैट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ OECD कि ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉस्पर करना चाहती है, अगर स्टेबल होना चाहती है, अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना चाहती है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन का हिस्सा है, इंतज़ामी कवानीन का हिस्सा है कि आप अच्छे इंतज़ामात कैसे चला सकते हैं। आपको अपने शेयर होल्डर्स को एतमाद में लेना है, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, उनका एतमाद जीतना है, उनसे मुशावरत करनी है। देन कंपनी शुड यूज़ एनुअल जनरल मीटिंग टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी थैंक्स कहे अपने शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में, उन्हें एनकरेज करे, उनका हौसला बढ़ाए, उन्हें इस बात पर थैंक्स किया जाए, उनका शुक्रगुजार हुआ जाए कि उनकी वजह से कंपनी चल रही है। शेयर होल्डर अगर डिसइन्वेस्ट कर दें, कंपनी से पैसा निकाल ले, तो कंपनी के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनी के डायरेक्टर्स को ये चाहिए कि वो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को एनकरेज करें और उनकी पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें थैंक्स कहें, ताकि वो मोटिवेट हों और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो कंपनी प्रॉस्पर होगी, कंपनी तरक्की करेगी, वरना कंपनी के लिए सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं होगा। तो OECD प्रिंसिपल्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक कंपनी शुड हैव डायलॉग विद शेयर होल्डर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसल्टेशन। कंपनी शुड यूज़ एनुअल जनरल मीटिंग टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। फिफ्थ और लास्ट डायमेंशन है जी कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फिफ्थ और लास्ट डायमेंशन है रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। अब इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं। इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर कहते हैं जब एक कॉरपोरेशन के जो शेयर्स हैं वो किसी दूसरी कॉरपोरेशन ने ख़रीदे हों। फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है जी XYZ लिमिटेड कंपनी, एक दूसरी कंपनी, एक बैंक है जी, फॉर एग्जांपल अलाइड बैंक है, उसने क्या किया है जी आपकी कंपनी के शेयर्स ख़रीद लिए। तो अलाइड बैंक आपका शेयर होल्डर है, लेकिन कौन सा शेयर होल्डर है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, कि वो एक इदारा है जो आपका शेयर होल्डर है। यूजुअली होता क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास मेजर शेयर होल्डिंग होती है, ये ज़्यादा तादाद में शेयर ख़रीदते हैं विद रिगार्ड टू नंबर ऑफ शेयर्स एंड इन कंपेरिजन टू द इंडिविजुअल्स। आम लोग इतने शेयर नहीं खरीद सकते, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस क्योंकि इनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज़्यादा फंड्स होते हैं, ये हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनकी मेजर शेयर होल्डिंग्स होती हैं। तो कंपनी को क्या चाहिए जी, इन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए, इनके साथ भी डायलॉग करे विद इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, उसी तरह ही बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कंसल्टेशन, इनको भी बाहमी एतमाद के साथ, मुशावरत के साथ फ़ैसले किए जाएँ, इनको एतमाद में लिया जाए, इनसे डायलॉग की जाए, बातचीत की जाए, इन पर इम्पोज ना किया जाए, इन्हें बताया ना जाए हमने ये फ़ैसले किए हैं। देन कंपनी शुड रियलाइज इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को इस बात का एहसास दिलाए कि उनकी पार्टिसिपेशन कितनी अहम है। जैसा कि मैंने बताया कि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के कंपैरेटिवली शेयर्स ज़्यादा होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अगर वो अपना ये रोल प्ले करें, अगर वो एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करें, अपना वोट दें, बिकॉज इन कॉरपोरेशंस 1 शेयर मीन 1 वोट, जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतने ज़्यादा वोट्स होंगे।
तो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के पास उनके शेयर ज़्यादा होते हैं, उनका वोटिंग राइट ज़्यादा होता है, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो कंपनी को क्या चाहिए, रियलाइज़ करवाना चाहिए इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को कि आप फैसला साजी में आपका किरदार, आपकी पार्टिसिपेशन, आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी शमूलियत बड़ी अहमियत की हामिल है, ताकि इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स एनुअल जनरल मीटिंग को अटेंड करें, कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट करें, कंपनी को अच्छी एडवाइसेस दें, ताकि कंपनी प्रॉस्पर हो, कंपनी में इश्यूज रिजॉल्व हों, कंपनी सक्सेसफुली रन कर सके। तो OECD प्रिंसिपल ये रिकमेंड करते हैं कि कंपनी का अपने इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स के शेयर होल्डर्स के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप हो, कंसल्टेशन का रिलेशनशिप हो, और कंपनी अपने इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को रियलाइज़ करवाए कि उनकी अहमियत से फ़ैसला साजी के अमल में बहुत अहम जो है वो किरदार अदा हो सकता है। तो ये वो OECD के प्रिंसिपल्स थे जो कॉरपोरेशंस के हवाले से हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट के हवाले से भी थे, बोर्ड कंपोजिशन के हवाले से थे, रेम्यूनरेशन के हवाले से थे, और रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के हवाले से थे। अगर देखा जाए तो ऑडिट एंड एश्योरेंस में ये टॉपिक पढ़ने के का लिंक ये है कि OECD प्रिंसिपल्स भी रिकमेंड करते हैं कि कंपनी में एनुअल एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स भी रिकमेंड करते हैं कि कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट, मतलब आपका ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, इसकी यूटिलिटी आप देखें कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ये रिकमेंड कर रही है कि कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट होना चाहिए, इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और यू आर द फ्यूचर ऑडिटर, यू आर द फ्यूचर इंटरनल कंट्रोल ऑफिसर्स, इंटरनल ऑडिटर्स इंशाल्लाह ताला। तो अभी हमने आज के लेक्चर में जो हमने आउटलाइन मैंने आपको बताई थी, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा, पिछली वीडियो में देख सकते हैं, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पढ़ा, देन OECD प्रिंसिपल्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल, इंटरनल कंट्रोल के बारे में क्या कहते हैं, आपके इस सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं, ऑडिट कमेटी के बारे में क्या कहते हैं, एंड ISA 260 के बारे में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या रिकमेंडेशंस हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक के लेक्चर में हम ये तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपने लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।